चलो आज हम करते हैं अपना स्टार्ट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। हमने इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था, जो भी अपनी पिछली क्लास थी उसमें, ठीक है। हमने देखा था कि इम्यूनिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, और इम्यूनिटी का ह्यूमन बॉडी में क्या क्या रोल होता है, इन चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज हम देख लेते हैं कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हमारे ह्यूमन लाइफ में यूज होते हैं, और वो कौन से होते हैं, चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? करो स्टार्ट में। कितने जन आए वो? चलो 6-7 जन आए। आवाज़ आ रही है मेरी सबको प्रॉपर आ रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब देखिएगा इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट किस लिए बनाया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आर द प्रिपरेशंस विच आर मेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज सच एज वैक्सीन्स और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मतलब कोई भी अगर आपको डिजीज हो, ठीक है, किसी भी डिजीज से आपको बचाना है, इसीलिए हमने इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट मार्केट में तैयार करते हैं। जैसे वैक्सीन, कोविड का आप लोगों ने वैक्सीन लगाया, सब नहीं लगाया कोविड का वैक्सीन, ज़रूरी है कि सबको कोविड हुआ है ना? तो ये कोविड का वैक्सीन क्यों लगाया गया है कि भाई उस डिजीज़ से बचाने के लिए भी कभी आने वाले फ्यूचर में ये आपको कोविड ना हो जाए, इसीलिए लगाया अपन ने। तो इसने एक लाइन बताई है कि भाई इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आर द प्रिपरेशंस विच आर मेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मतलब कोई भी डिजीज से बचाने के लिए, सच एज वैक्सीन्स हो गया, और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, अब देखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के अंदर सच एज एंटीटॉक्सिन। देखिएगा एंटीटॉक्सिन नाम से पता चल रहा है कि कभी कभी होता है ना कि यार उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है ना, खाने में कुछ ऐसा खा लिया जिससे उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, या फिर स्नेक ने काट, मतलब आप जो सांप बोलते हो उसने काट लिया, स्नेक ने बाइट कर लिया, ठीक है, तो भी जहर फैल जाता है बॉडी के अंदर। मतलब कोई भी जहरीला जानवर है, उसने आपको बाइट किया, खा गया, तो वो जहर फैलेगा बॉडी के अंदर। अब उसका भी तो ट्रीटमेंट ज़रूरी है, तो उसके लिए हम एंटीटॉक्सिन्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, उनका यूज़ करते हैं। तो वो आपका डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर रहा है। ये कुछ एंटी सीरम होते हैं, ठीक है, और डायग्नोस्टिक पर्पज एग्जाम्पल्स बैक्टीरियल टॉक्सिन। कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी के अंदर जहर फैल जाता है, वायरल इन्फेक्शन होकर भी बॉडी में जहर फैल जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो इस तरीके से इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करने के लिए आपके इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट मार्केट में तैयार बने बनाए मिलते हैं कि जैसे ही कुछ हुआ आप मार्केट से चीज़ें लेके आ जाओ, और जिस पेशेंट को देनी है उसको आप प्रेस्क्राइब कर दो, एडमिनिस्ट्रेट कर दो बॉडी में, और क्या हो जाएगा, बंदा तैयार हो जाएगा। तो ये होते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। समझ में आया क्या कि भाई जो इम्यूनिटी पर इफ़ेक्ट करता है, ऐसे डिजीज डिसऑर्डर जिनको क्या करने के लिए, डिजीज डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हम इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। समझे चीज़ों को? अब आगे देखते हैं अपन। ऑलमोस्ट ऑल इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशंस आर एडमिनिस्ट्रेड बाय पेरेंटल रूट एक्सेप्ट। अब देखिएगा जितने भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, ज़्यादातर ये किस रूट से यूज करते हैं, पेरेंटल रूट। अब पेरेंटल रूट में कौन होता है, कौन है भाई? अशोक जी माइक म्यूट कर लो। आते ही माइक म्यूट कर लिया करो, है ना, फिर आपकी आवाज़ आती है। ऑलमोस्ट ऑल इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशंस आर एडमिनिस्ट्रेड बाय पेरेंटल रूट। ये क्या कह रहा है कि जितने भी इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है, जितने भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, वो पेरेंटल रूट से ही देते हैं। अभी पेरेंटल रूट क्या होता है कि भाई पेरेंटल रूट का मतलब इंजेक्शन, समझे, इंजेक्शन से ही देते हैं। जैसे वैक्सीन है, सीरा है, ठीक है, जितने भी एंटीटॉक्सिन आते हैं, तो यार उस समय तो बंदा बेहोश रहता है, जहर फैला हुआ रहता है, या फिर वॉमिट करेगा,
ठीक है, तो उसको अपन ओरली दे नहीं सकते, कोई टेबलेट कैप्सूल दे नहीं सकते, सिरप दे नहीं सकते, तो अपने पास में एक ही बचता है कि भाई पेरेंटल रूट। उस समय इंजेक्शन ही लग सकता है। अगर कोई बंदा वॉमिट कर रहा है तो उसको आप टेबलेट दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते ना, पॉसिबल ही नहीं। तो ओरल रूट तो अपन यूज कर ही नहीं सकते। हाँ, कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है जिनको अपन बाई ओरली रूट कर सकते हैं, एक्सेप्ट अपवाद बताया है इसमें, पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन विच आर एडमिनिस्ट्रेड बाई ओरल रूट। जैसे आता है ना 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो की दवा है ना, 2 बूंद जिंदगी की, सुना है कभी ये? किसने सुना है? ये 2 बूंद जिंदगी की आप लोगों को पता है कि बाई ओरली देते हैं, मतलब 2 ड्रॉप बाई ओरली आपको दे दी जाती है। ये चीज़ है, ये भी किससे प्रिवेंट करती है, किससे बचाती है? पोलियो से। कि पोलियो क्या है? डिजीज़ है, डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है? ग्रोथ रुक जाती है बॉडी की, ठीक है ना, डिसेबिलिटीज आ जाती है बंदे में, किसी का एक हाथ छोटा हो जाएगा, किसी का एक पैर छोटा हो जाएगा, मतलब यही तो पोलियो है, ठीक है। इससे बचाने के लिए हम सभी को आजकल जो बच्चे होते हैं उनके टीके लग जाते हैं, और ये ज़रूरी भी है। इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशंस बिकम इनएक्टिव व्हेन एडमिनिस्ट्रेड बाय ओरल रूट, ठीक है। ये जो इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशंस होती है बिकम क्या हो जाती है? इनएक्टिव हो जाती है व्हेन, जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अपन बाय ओरल रूट। अब एक इसके अंदर सेकेंड लाइन आती है, भाई चलो ये प्रोडक्ट है इनका, अपन को पता चल गया कि यूज कहाँ पे करना है, बट इनको अब आप स्टोर कैसे करके रखोगे? स्टोर का मतलब इनका रख रखाव ही तो होता है। जैसे कि भाई 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की जो ड्रॉप आती है, जो वैक्सीन होती है, तो आप सबको पता है कि ये वैक्सीन ऐसा तो है नहीं कि धूप में रख दोगे तो भी वो चल जाएगी, नहीं होगी ना, उसको एक फ़िक्स टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। इसी तरीके से हर वैक्सीन को एक फ़िक्स टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा, कूल प्लेस में रखना पड़ेगा। अगर आप उनको कूल प्लेस प्रोवाइड नहीं करोगे तो उनकी क्या हो जाएगी? एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोविड का वैक्सीन आपको लगाते थे, कोविड का वैक्सीन लगाते थे, तो जो वैक्सीन होता था वो किस में से निकालते थे? आइस बॉक्स में से निकाल के फिर आपको लगाते थे। देखा नहीं देखा? ये चीज़ें ज़रूरी है कि भाई इनका स्टोरेज कंडीशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे अपन देखते हैं कि भाई स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंदर आगे अपन चलते हैं कि भाई इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट लॉस देयर पोटेंसी ऑन स्टोरेज। कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या करता है कि लॉस करता है देयर पोटेंसी ऑन स्टोरेज पे। द preservations of the potency of immunological product involve maintaining the viability of living cell। अब जैसे देखिएगा, ये इसको क्या करते हैं, इसकी जो पोटेंसी होती है ना, इसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, पावर होती है वैक्सीन की, उनको अपन को प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी है, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर पर, फिक्स स्टोरेज कंडीशन। अब अगर आप कोविड का वैक्सीन धूप के अंदर रख दोगे 2 घंटे, फिर आप अगर किसी पेशेंट को वो वैक्सीन लगाते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। या तो टॉक्सिसिटी करेगा, जहर फैला देगा उस पेशेंट की बॉडी में, या फिर उसका कोई भी एक्शन नहीं होगा, 0 एक्शन होगा। इसलिए इसकी पोटेंसी ख़त्म हो जाती है जब ऊपर नीचे अपन टेम्परेचर कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। वियाबिलिटी ऑफ लिविंग सेल, क्योंकि वैक्सीन के अंदर हम क्या होते हैं, लिविंग सेल होती है, डेड सेल होती है। तो भाई उन लिविंग सेल को अगर आप फिक्स टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करोगे तो सेल मर जाएगी। जब सेल ही मर जाएगी तो वैक्सीन काम कैसे करेगा, है ना। चीज़ों को समझने की जरूरी है। एंड प्रिवेंशन द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लाइक दैट एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी, द रिडक्शंस इन पोटेंसी इज ड्यू टू केमिकल चेंज विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज। मतलब स्टोरेज का टेम्परेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी वैक्सीन की पोटेंसी। समझ गए चीज़ों को। आगे चलते हैं अपन
ऑल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड बिलो द रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो जितने भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टोर कहाँ पे करते हैं? बिलो द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के नीचे नीचे तक स्टोर करते हैं। अब रूम टेम्परेचर नॉर्मल होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अपना इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने का होता है 8 to 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में अपन मेजर करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। आगे चलते हैं अपन कि इट इज़ डिजायरेबल दैट ऑल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर टू इंश्योर ए रीजनेबल लाइफ। अब अपन को क्या करना है कि इनको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके रखना है, क्योंकि इनके लंबे समय तक चलाने के लिए, रीजनेबल लाइफ तक चलाने के लिए। तो द मेजॉरिटी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, बैक्टीरियल वैक्सीन्स, बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स एंड एंटीटॉक्सिन शुड बी स्टोर्ड इन डार्क एट टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप इसको कूल प्लेस में ही रखोगे भाई, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप रखोगे तो ये लॉन्ग समय तक चलेंगे। ठीक है, तो अब से आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछ ले कि जो भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है उनको कितने टेम्परेचर पर स्टोर करके रखें ताकि ये लंबे समय तक चल सके, तो आपको एक ही जवाब देना है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में रखना है और डार्क प्लेस में रखना है, मतलब ज़्यादा लाइटिंग नहीं आनी चाहिए। एंड द वायरल वैक्सीन सच एज ए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आती है ना, छोटी माता, उसकी भी वैक्सीन लगती है। ओरल पोलियोमेलाइटिस, ये आपके जो पोलियो वाली वैक्सीन आती है, आर मोर स्टेबल एट बिलो देयर फ्रीजिंग पॉइंट। तो द बैक्टीरियल वैक्सीन एंड एंटीटॉक्सिन्स गेट डिटेरियोरेटेड इफ द अलाउड टू फ्रीज। ओके, so the required storage conditions are always mentioned on the label fixed on the container of immunological product. To maintain potency of this product, these instructions must be followed. अब जैसे यार इसमें एक चीज़ समझो आप, जो आपके जो भी आप चीज़ें स्टोर करके रख रहे हो, आपको उस पर लेबलिंग कर देनी है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग कर देनी है, जो भी कंटेनर है उसके ऊपर लेबलिंग कर देनी है कि भाई ये चीज़ पोलियो की है, ये स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ भाई ये पोलियो वालों को देना है, ये स्मॉल पॉक्स वालों को देना है, ये कोविड का वैक्सीन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी को कोविड है उसको पोलियो वाली दे रहे हो तो उस पर कोई इफ़ेक्ट करेगा नहीं वो चीज़। ये चीज़ें आपको समझनी है ना। टू मेंटेन द पोटेंसी ऑफ दिस प्रोडक्ट these instructions must be followed। अब अपन को क्या करना है, इनकी पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि भाई आपको इस तरीके से मेंटेन करके रखना है, तो वो सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो ही हम इन चीज़ों को, इन पोटेंसी मेंटेन करके रख सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी मेडिकल ओपन करते हैं तो इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई फ्रीज रखो। फ्रीज का क्यों बोलते हैं, उनकी बिलिंग क्यों मांगते हैं? इसलिए मांगते हैं कि भाई कल को आप मेडिकल शॉप ओपन करोगे तो वैक्सीन, सीरा, एंटीटॉक्सिन रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। ये कहाँ पे रखोगे? रेफ्रिजरेटर होगा तब रखेंगे ना। आगे चलते हैं अपन कि लाइट यूजुअली एक्सेलरेटेड द डिकम्पोजिशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, सो दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट। तो द लाइट रेसिस्टेंट ग्लास कंटेनर्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट बिकॉज in that case it become difficulty to detect the change in the product। अब से देखिएगा, हमें उस समय क्या फ्रीज़र करते हैं ना, तो उस समय उनकी लाइटिंग भी थोड़ी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि वो क्या नहीं करें, उनकी पोटेंसी को ऊपर नीचे नहीं कर सके, बिगाड़ नहीं सके। ठीक है, और क्या थोड़ा सा डार्क प्लेस के अंदर इन चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, आगे अपन चलते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। अभी जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है इसको क्लासीफाई किया गया है, कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, आगे चलते हैं अपन देखते हैं। देखिएगा, द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है जी इसकी, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ऐसे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जो क्या करते हैं,
एक्टिव इम्यूनिटी देते हैं अपन को, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला हो गया बैक्टीरियल वैक्सीन, सेकेंड हो गया वायरल एंड रिकेटिशियल वैक्सीन, थर्ड हो गया टॉक्सोन्स। सेकेंड पे चलते हैं जी, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। अभी जो पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या क्या आता है, इट इंक्लूड प्रिपरेशंस कंटेनिंग एंटीटॉक्सिन। इसके अंदर क्या होता है कि एंटीटॉक्सिन होता है और ये होते हैं एंटी सीरम। अब देखिएगा एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को एक्टिव कर देते हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी डिजीज़ आपके पास में आती है, कोई भी डिसऑर्डर आपको होता है, तो ये क्या करेंगे, जैसे ही एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगा, तो जैसे अभी कोविड का वैक्सीन लगा आप सबको, अब ऐसा कहने कि कोविड सबको था, फिर भी कोविड का वैक्सीन लगा, क्यों लगा कि आने वाले भविष्य में कभी भी अगर कोविड का वायरस आपके कांटेक्ट में आता है, तो जो वैक्सीन लगा हुआ था ये क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और उस कोविड वायरस को किल कर देगा। समझ गए ना चीज़ों को। तो ये होते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं। अब कुछ ऐसे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं जो पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं। पैसिव का मतलब समझते हो क्या कि इनका क्या होता है कि शॉर्ट टाइम का एक्शन होता है, कि मतलब आपको किसी भी जहरीले जानवर ने काट लिया और आपको क्या हो गया, जहर फैल गया बॉडी के अंदर। अब उसका ट्रीटमेंट करना है तो कुछ ऐसे एंटीटॉक्सिन्स होते हैं जिनके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। समझ गए, जिनके द्वारा क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ ऐसे एंटी सीरम होते हैं, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन भी देते हैं कुछ, समझ गए ना चीज़ों को। तो शॉर्ट टाइम ऑफ एक्शंस और जबकि एक्टिव में लॉन्ग टाइम ऑफ एक्शंस। आगे चलते हैं अपन थर्ड नंबर पे, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट एज डायग्नोस्टिक एजेंट। कुछ ऐसे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं जो किसी भी डिजीज़ को डायग्नोसिस करते हैं, मतलब किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर, किसी भी बीमारी का पता लगाते हैं। जैसे आगे चलते हैं अपन, दीज आर प्रिपरेशंस कंटेनिंग टॉक्सिन्स और प्रिपरेशन यूज टू ट्यूबरक्यूलिन एंड सिक टेस्ट। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट एंड सिक टेस्ट। अभी जो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट है और सिक टेस्ट है, किसके लिए यूज़ करते हैं अपन, देखो इसको एक बार देख लो आप, SHIC के सिक टेस्ट यूज। अब देखिएगा सिक टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं। सिक टेस्ट इज यूज फॉर चेकिंग द एंटीबॉडीज इन द ब्लड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ द डिप्थेरिया बैक्टीरिया। समझ गए चीज़ों को। अगर किसी को डिप्थेरिया है तो अपन क्या करेंगे, सिक टेस्ट लगाएंगे और ब्लड के अंदर उसमें एंटीबॉडी चेक करेंगे। अगर डिप्थेरिया बैक्टीरिया के खिलाफ कुछ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि उस बंदे में क्या है, अभी डिप्थेरिया है। समझ गए चीज़ों को। अब एक था ट्यूबरक्यूलिन, इसको भी सर्च कर लेते हैं आप, ट्यूबरक्यूलिन। अब ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट किसके लिए करते हैं, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट ऑल्सो नोन एज ए मॉन्टेक्स ट्यूबरक्यूलिन। नाम से पता चल रहा है ना, भी टीबी के लिए यूज किया जाता है, टीबी बैक्टीरिया के लिए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ ऐसे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं जो किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सिक टेस्ट डिप्थेरिया के लिए, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट टीबी के लिए, ठीक है। तो 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, डायग्नोस्टिक एजेंट। समझ गए ना चीज़ों को। अरे कुछ जा रहा है दिमाग में है या नींदे ले रहे हो। क्या भाई क्लास वेलास आ रहा है तो समझ में आ रहा है, आ रहा है सर। आ रहा है ना? अच्छा। नहीं तो जनरल चीज़ें हैं यार, ये तो आनी सी। देखो ये क्लासिफिकेशन है, आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन मतलब एक दो बार बनाओगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट मेनली 3 टाइप्स, एक्टिव, पैसिव, डायग्नोस्टिक, ठीक है। एक्टिव के अंदर अपने ये वापस आ गए बैक्टीरियल वैक्सीन्स, वायरल वैक्सीन्स और कंटेनिंग टॉक्सोन्स। समझ गए चीज़ों को। तो एक्टिव के अंदर आप इनको बना लोगे भाई। बैक्टीरियल के अंदर कौन से BCG वैक्सीन आ जाता है, कोलेरा वैक्सीन आ जाता है,
पर्ट्यूसिस वैक्सीन आ जाता है, टाइफाइड वैक्सीन आ जाता है। जो टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया से होता है, पर्ट्यूसिस होता है वो भी आपके बैक्टीरिया से होता है, कोलेरा बैक्टीरिया से, ठीक है ना। बीसीजी किस में यूज करते हैं अपन, बीसीजी किस में यूज करते हैं, ये चारों के चारों बैक्टीरियल वैक्सीन है। और बीसीजी किस में यूज करते हैं भाई, देख लो यार इसको, बीसीजी का मेरे भी थोड़ा दिमाग से उठ गया है। बीसीजी वैक्सीन इज यूज फॉर, ये भी ट्यूबरकुलोसिस, हाँ मैं भी कन्फ्यूजन में था, ठीक है। ये भी ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज होता है। बेसिले कालमेट ज्यूरी, देखिएगा बीसीजी की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, जो आपके एक्शनल आता है ना उसके माइंड में चीज़ें रहती हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें हर किसी के माइंड में रहती है। जो ये बीसीजी की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आपको बताना है बेसिले कालमेट ज्यूरिन इज ए वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये क्या है, ट्यूबरकुलोसिस का एक वैक्सीन है। अगर किसी को टीबी भी होती है तो बीसीजी लगाते हैं, या फिर टीबी नहीं है फिर भी पहले बीसीजी लगा देते हैं। आजकल बच्चों में बीसीजी लगती है, 6 मंथ 9 मंथ के बेबी होते हैं उनमें भी लगता है, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको टीबी नहीं हो। समझ गई चीज़ों को, तो ये पहले ही लगा देते हैं कि भाई कोई भी टीबी का बैक्टीरिया, कोई भी वायरस उनके कांटेक्ट में आते ही क्या कर दिया जाए, किल कर दिया जाए, ठीक है। तो जो बीसीजी होता है ये भी अपना क्या है, बैक्टीरियल वैक्सीन है। और टीबी किससे होता है भाई, बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, नहीं होता है, इसी से तो अपना क्या होता है, टीबी हो जाती है। टीबी मेनली अफेक्ट ऑन द चेस्ट, ठीक है, ये चेस्ट पे अफेक्ट करती है। टीबी का नाम सुना है सबने, तो कौन गया अभी क्लास से, अभी 9 जने थे, एक जना कौन उठ गया, अब देखिएगा वायरल वैक्सीन के अंदर एक तो स्मॉल पॉक्स आता है, येलो फीवर आता है, मिसलेनस वैक्सीन आते हैं, पोलीमेलाइटिस वैक्सीन आते हैं, रेबीज वैक्सीन आता है, टाइफस वैक्सीन आती है, सारे के सारे वायरल हैं। कंटेनिंग टॉक्सोइड्स के अंदर डिप्थीरिया टॉक्सोइड्स, टिटेनस टॉक्सोइड्स, मतलब जी देखिएगा जैसे किसी को डिप्थीरिया हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको टॉक्सोइड लगाते हैं, टिटनस टॉक्सोइड लगाते हैं। डिप्थीरिया एंड टिटनस का साथ वाला आता है वैक्सीन, डिप्थीरिया टिटनस एंड पर्ट्यूसिस का साथ वाला वैक्सीन आता है, जिसको अपन DTP वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है ना। ये DT वैक्सीन भी आता है, टिटनस टॉक्सोइड आता है। अगर टिटनस का इंजेक्शन कब लगता है कि जब आपको किसी मतलब कहते हैं ना यार, बहुत पुराना अगर जंग लगा हुआ कोई लो है, ठीक है ना, अगर वो टच कर जाता है तो उससे टिटनस होने के चांस रहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जैसे टॉक्सोइड्स होते हैं जिससे बॉडी के अंदर जहर फैल जाता है, ठीक है, इसलिए भी टिटनस का वैक्सीन लगता है। अब आगे चलते हैं अपन पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए, जो अपने हाथों हाथ एक्शन देते हैं। एंटीटॉक्सिन्स के अंदर आ जाता है आपका डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स, टिटनस एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है ना, रेबिस एन्यू एंटीटॉक्सिन्स। एंटीवायरल के अंदर आ जाता है रेबीज एंटी सीरम। एंटीवायरल सीरम के अंदर अगर किसी को रेबीज हो गया तो अब रेबीज हो गया भाई, इसका तो ट्रीटमेंट ज़रूरी है ना। रेबीज वैक्सीन तो लगा देते हैं कि भाई उसको आने वाले दिनों में कभी रेबीज नहीं हो, पर जिसको हो गया उसका क्या करें, उसको एंटी सीरम लगाना पड़ेगा, तो वो आएगा आपका रेबीज एंटी सीरम, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल सीरम होता है। और इम्यूनो ब्लड डेरिवेटिव्स जैसे ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन, जैसे कभी कभी कोविड में आप लोगों को पता होगा कि प्लाज्मा एक ह्यूमन की बॉडी से दूसरे में प्लाज्मा को ट्रांसफ़र किया जाता है, नहीं किया जाता। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन प्रोडक्ट होते हैं, ट्राइड ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन, ये सारे के सारे पैसिव इम्यूनाइजेशन है जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और बॉडी में एक्शन देते हैं। एज ए डायग्नोस्टिक एजेंट, डायग्नोस्टिक एजेंट के अंदर देखो सिक टेस्ट हो गया, ट्यूबरकुलिन PPB हो गया, ओल्ड ट्यूबरकुलिन हो गया। सिक टेस्ट किस में यूज़ करते हैं अपन, डिप्थीरिया में, डिप्थीरिया डिजीज़ का पता लगाने के लिए।
ट्यूबरकुलिन टेस्ट, टीबी का पता लगाने के लिए। तो इस तरीके से इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन हो गया। अब आगे चलते हैं अपन कि भाई इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए कौन सी चीज़ें यूज करते हैं। फर्स्ट है अपना बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियल वैक्सीन होता है कोई चीज़ है कि भाई बैक्टीरियल वैक्सीन क्या कैसे होता है, इनके बारे में अलग अलग चीज़ें अलग अलग डिस्कशन होगा। ये अपन बैक्टीरियल वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन है, स्टोरेज इनका। चलो अपन इसको चीज़ को कर लेते हैं, हो जाएगी ये कंप्लीट। ठीक है, जितना हो रहा है वो तो करें, फिर इसको कल करेंगे। 8-9 मिनट है अपने पास में। जैसे देखिएगा भाई बैक्टीरियल वैक्सीन बैक्टीरिया के लिविंग सेल लेकर तैयार की जाती है। ठीक है, जैसे देखो वैक्सीन बनाने का मैं सीधा प्रोसेस बताता हूँ कि भाई जब भी कोविड महामारी आई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो कोविड का वैक्सीन बनाने में इतना टाइम क्यों लग गया, समझ में आया क्या? एक्चुअली में होता क्या है जी कि जो कोविड का वायरस था ना, ये वायरस पकड़ में ही नहीं आ रहा था कि भाई यार ये वायरस है कैसा, दिखने में कैसा है। ठीक है, और इनको जैसे भाई लैब्स के अंदर माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते तो ये मिल ही नहीं रहा था बॉडी के अंदर। हाँ, इसके सिम्टम्स तो शो हो रहे थे, बट एक्चुअल में ये वायरस पकड़ में नहीं आ रहा था। जब तक अपन को कोई भी वायरस पकड़ में ही नहीं आएगा तो हम उसका वैक्सीन बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो ये काफ़ी टाइम लग गया था ढूंढने में साइंटिस्ट लोगों को। जब साइंटिस्ट लोगों को ये वायरस पकड़ में आया तब उन्होंने क्या किया, इस वायरस से जो टॉक्सोइड थे, मतलब जो हानिकारक चीज़ें थी वो हटा दी, और इस वायरस के लिविंग सेल प्लस बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस लगाकर क्या कर दिया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा दिया। अब इसका वैक्सीन तैयार कर दिया। तो ये मार्केट में आ गया जी वैक्सीन, समझ में आया ना? मार्केट में क्या आ गया जी, ये वैक्सीन आ गया। ठीक है, अब ये इस वैक्सीन को जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो जैसे ही कोविड आने वाले दिनों में कभी भी संपर्क में आता है तो इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होकर इस कोविड वायरस को मार देते हैं। समझ में आया ना? इस तरीके से वैक्सीन तैयार होगी। ठीक है, इसी वायरस से, खुद ही वक्त के वायरस से ये चीज़ें तैयार होती है। वैक्सीन है, सीरम है। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, कभी मूवी में भी देखा होगा, भाई इन्होंने ये जहर खाया तो इसका एंटीडोट ये होगा, है ना? कभी कोई वो देखी होगी हॉलीवुड मूवी होगी तो उसमें दे रखा होता है ना कि इन्होंने ये जहर खाया है तो इसका एंटीडोट ये होगा, वो नाम बताते हैं, फिर वो उसको ढूंढेगा, हाँ यार ये वहाँ पे है। तो उन्हीं चीज़ का बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो अपन बैक्टीरियल वैक्सीन मेरे हिसाब से कल करेंगे, आज ये कंप्लीट होगा नहीं। इसको करके अपन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट चैप्टर को करते हैं क्लोज, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, और बताइए कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो बोलिए।